अरे तो रहने देना, सही चल रही है वॉल्यूम। ठीक है, एक बुक दे देना बेटा। कल अब बातचीत नहीं, अब एक बुक। हरे कृष्णा बच्चों, एक ही है दोनों के पास। जय बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो बेटा आज आज कथा स्टार्ट करते हैं। हाँ प्रारंभ। नहीं, हाँ इसको एक दिन बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे बेटा। पेज नंबर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 13.80, क्वेश्चन नंबर 5 पीछे बेटा। अब जल्दी से कॉन्सेंट्रेट। हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। वॉइस नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हेमंत, पलक, अंशुल, आदित्य। आदित्य अभी भी यही है, आप ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट आ रही है बेटा। पलक आप एक बार रीलॉग इन कर लो, प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट आ रही है, जल्दी से देखो बेटा। कल हम लोगों ने, अब शांति से सुनो। कल हम लोगों ने कल हम लोगों ने बात की थी डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। मैंने कहा था डिपेंडेंट ब्रांच के केस में मैंने कहा था डिपेंडेंट ब्रांच के केस में बताओ क्या होगा। वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पर नहीं बनाएगी। फिर वो क्या करेगी बेटा? वो अपने मेमोरेंडम रजिस्टर्स मेंटेन। ब्रांच अपने यहाँ पर अपनी वर्किंग कर रही है। हेड ऑफिस बेटा कोई चेंजेस नहीं आते, चाहे ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो वैसे ही वर्किंग करता है जैसे वो नॉर्मली वर्किंग कर रहा होता है। इधर बेटा दोबारा सुन लो, वो वैसे ही वर्किंग करता है। तेज करते आवाज करते हो, कम लग रही है। तो तो हेड ऑफिस वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। मुझे ये बताओ, हेड ऑफिस ने हेड ऑफिस ने अपने यहाँ पर हेड ऑफिस ने अपने यहाँ पर नॉर्मल वर्किंग की। हेड ऑफिस के ट्रांजेक्शन बेटा, मैं दोबारा एक बार सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। हेड ऑफिस के ट्रांजेक्शन बताओ किसके साथ होते हैं? ब्रांच के साथ और अदर पार्टी के साथ। तो जो ब्रांच के साथ उसने ट्रांजेक्शन किए, क्या किया होगा बताओ? स्टार्टिंग में असेट्स लायबिलिटी भेजे होंगे, ड्यूरिंग द पीरियड कैश या कुछ गुड्स भेजे होंगे, ईयर एंड में बताओ उसकी असेट्स और लायबिलिटी मंगवा कर इनकॉर्पोरेशन किया होगा। उसने तो सारे ही काम किए होंगे। ब्रांच कैसी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हेड ऑफिस के यहाँ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे उस बात का कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं है। आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? वो हमारा एस्पेक्ट नहीं है, मैंने एक फ्रेमवर्क बना दिया। ईयर एंड में ब्रांच ने क्या किया, हमने उससे पूछा भाई तेरा प्रॉफिट और असेट्स बता दे, असेट्स लायबिलिटी बता दे। तो आपका जो ब्रांच मैनेजर है बताओ क्या देकर चला गया बेटा? मेमोरेंडम बुक्स देकर चला गया। वो बोला मुझे कोई लेना देना है नहीं। ये रही आपके सामने रजिस्टर। तो ईयर एंड में हेड ऑफिस के अकाउंटेंट का काम एक्स्ट्रा हो जाता है। वो बेटा ब्रांच के लिए कुछ कैलकुलेशंस खुद ही करता है। क्यों? क्योंकि ब्रांच के ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ मैनेजेबल है सर। लेकिन अचानक ब्रांच के ट्रांजेक्शन बढ़ जाए तो बेटा, अगर ब्रांच के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बना दो, वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करवा दो, सीए को बोल दो बैठा दो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें दोबारा मैनेज। तो यहाँ पर बताओ, हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था। मैंने कहा था ईयर एंड में हेड ऑफिस के 3 स्टाइल हैं वर्किंग करने की। एक को हम देते हैं नाम डेटर्स मेथड, दूसरे को नाम देते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और एक को फाइनल अकाउंट मेथड। बताओ हम ये 3 मेथड किस पर्पज से यूज कर रहे हैं बेटा? ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेशन। सर असेट्स और लायबिलिटी बेटा वो बाई प्रोडक्ट है। आप प्रॉफिट निकालते हो तो बताओ साथ में क्या पता चल जाता है? असेट्स और लायबिलिटी अपने आप पता चल जाते हैं। तो जिसमें से मैंने 3 मेथड बताए थे जो हेड ऑफिस ईयर एंड में यूज करता है, उसमें से मैंने एक मेथड आपके सामने रखा था। कौन सा? डेटर्स मेथड।
डेटर्स मेथड में हम लोगों ने, मैंने कहा था आप लोगों को, बताओ हेड ऑफिस क्या करता है ईयर एंड में? ब्रांच अकाउंट बनाता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ब्रांच प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो हमने बेटा एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उस क्वेश्चन पर आते हैं दोबारा वापस जल्दी से। और आज ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में बेटा पूरी ताकत लगा दो, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे फॉर्मेलिटी रह जाती है, आपको समझ में आ गया, फिर वो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। W इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच कॉस्ट प्लस 20%। मैंने आपको कहा था बेटा हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो वो दो तरीके से भेजता है, या तो कॉस्ट पर, या क्या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेजने का कोई सेंस बनता है क्या? बेटा नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें छुपानी है। अगर मैं कॉस्ट पर, ध्यान रखना जब आप डिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन करोगे तो वहाँ दो तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एक जहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट भेजने की बात करेगा, एक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेजने की बात करेगा। बेटा कॉस्ट टू कॉस्ट भेजने की बात करेगा तो पता है मेरी हेडक कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेजने की बात करेगा तो हेड ऑफिस का मानना ये है कि साहब मैं एक एक्स्ट्रा हेडक ले लूँगा एंड में जब भी मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें बताओ क्या नहीं बताना चाहता, अपना कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो सर फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट, कभी कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों भेजता है? बेटा अगर, मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दे चुका, अगर मेरा बहुत क्लोज रिलेटिव या बहुत क्लोज वहाँ पर्सन बैठा है तो मैं उसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। हर आदमी से थोड़ी हम सारी बातें छुपाते हैं। तो वहाँ मैनेजर कौन है, वहाँ का हेड कौन है, डिपेंड करता है उस पर। अगर आप उसे छुपाना चाहते हो, अननोन पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है, तो बेटा ये बताओ आप लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का बताओ क्या मैनेज करोगे? फाइनेंस मैनेज करोगे। तो आप लोग अननोन ही तो हो, तो फिर वो कैसे आपको फाइनेंस मैनेज करने देंगे? बेटा आप स्किल्ड पर्सन हो, अननोन हो तो क्या हो? आप स्किल्ड पर्सन हो, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ ले लेंगे, बात खत्म। स्किल्ड पर्सन तो चाहिए ना चीज़ों को मैनेज करने के। तो हमने एक स्किल्ड पर्सन बिठा रखा है, लेकिन हम उससे इंफॉर्मेशन छुपाना चाहते हैं, तो हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेज सकते हैं, जो इसने किया है। तो कॉस्ट प्लस 20% पर भेजा। मैंने कहा था बहुत सिस्टमेटिकली रीड करोगे आप तरीके से, और मैं आपके दिमाग में दो तीन बातें बहुत अच्छी तरह से डाल चुका। हेड ऑफिस के बताओ हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन करता है, और कुछ ब्रांच क्या करता है? हेड ऑफिस के साथ ट्रांजेक्शन करता है, कुछ अलग करता है। बेटा जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच ट्रांजेक्शन हुए वो कहाँ मिल जाएंगे? बेटा हेड ऑफिस की बुक्स में मिल जाएंगे आपको। हेड ऑफिस को उनकी टेंशन नहीं है, हालांकि वो दो जगह पर मिलेंगे। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके दिमाग में पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बैठ गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच हुए ट्रांजेक्शन दो जगह से मिलते हैं, एक हेड ऑफिस की बुक से मिल जाएंगे, और बेटा मैंने गुड्स भेजे तो ब्रांच ने भी तो रिकॉर्ड किए होंगे। तो क्या मुझे ब्रांच की मेमोरेंडम बुक में, मैं हेड ऑफिस हूँ, क्या मुझे ब्रांच की मेमोरेंडम बुक में वो ट्रांजेक्शन ढूंढने की जरूरत है क्या जो मेरे और उसके बीच में हुए? बेटा जरूरत नहीं है, वो तो मेरी बुक्स में भी है और वहां भी है। मुझे तो बताओ मेमोरेंडम बुक्स में, अगर मैं ब्रांच की मेमोरेंडम बुक्स यूज करूंगा किसी भी कैलकुलेशन पर्पज से, तो बताओ मुझे क्या चाहिए? बेटा ब्रांच और आउटसाइडर के बीच हुए ट्रांजेक्शन चाहिए। तो मेरे लिए इस मेमोरेंडम बुक का इंपॉर्टेंस उसके और आउटसाइडर के बीच हुए ट्रांजेक्शन को लेकर है। चलो ठीक। इसके बाद ये बोल रहा था द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट। ब्रांच दो तरीके से बेचता है। द ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ cash collected from its debtors and cash sales and remit the balance to the head office after withholding 10,000 necessary for meeting immediate cash requirement। बेटा इस लाइन को इतना लंबा स्ट्रेच कर दिया और एक ट्रांजेक्शन छुपा दिया है उसमें। बताओ क्या? ब्रांच ने अपने खर्चे करने के बाद 10,000 रुपये रोकने के बाद कुछ पैसा हेड ऑफिस को भेजा, और वो कितना भेजा वो नहीं बता रखा, लेकिन बताओ क्या पता चल गया? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच एक ट्रांजेक्शन हुआ। ऑन 31 मार्च 2011 द असेट्स एट द ब्रांच एज फॉलोज। बताओ और क्या भेजी उसने? 31 मार्च 2011 का मतलब 1 अप्रैल 2011 बिगिनिंग में असेट्स भेजी। तो बताओ ये क्या है? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच हुआ ट्रांजेक्शन। कैश भेजा, डेटर्स भेजे, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस तो गड़बड़ है, मैं देख लूंगा। फर्नीचर भेजा। During the accounting year 31st March 2012, the invoice price of the goods dispatched by the head office to branch 1 crore 32 lakh। बताओ ये क्या है? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच हुआ ट्रांजेक्शन।
आउट ऑफ द अबव गुड्स द ब्रांच सेंड बैक हेड ऑफिस इनवॉइस ₹72,000। इसमें से 72,000 के गुड्स वापस लौटा दिए। ये क्या है? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, अदर ट्रांजेक्शन एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। ये क्या है? केवल और केवल ब्रांच के अदर पार्टी के साथ हुए ट्रांजेक्शन। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्शन, कैश डिस्काउंट, रिटर्न्स, बैड डेट्स, एक्सपेंस। ऑन 1 जनवरी 2012 द ब्रांच परचेज अ न्यू फर्नीचर अमाउंट ₹1 लाख। ब्रांच ने खरीदा, बट प्रॉब्लम क्या है? पेमेंट वॉज मेड बाय द हेड ऑफिस। अब पेमेंट किसने कर दिया? हेड ऑफिस ने कर दिया। 31 मार्च 2012 ब्रांच एक्सपेंसेस 6,000 आउटस्टैंडिंग, यानी ईयर एंड में उसकी लाइबिलिटी है कुछ। एंड एक्सपेंस कैश इन हैंड 10,000, जो पहले बता चुका। ये डेप्रिसिएशन 16% WDV से लगाता है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस 31 मार्च। मैंने आपको बताया था, अगर ये बोले ब्रांच अकाउंट बनाओ तो ध्यान रखना, ब्रांच अकाउंट का मतलब डेटर्स मेथड यूज करो, हमेशा दिमाग में रखना। मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया, बताओ सबसे पहले ब्रांच अकाउंट की मैंने क्रोनोलॉजी आपको समझा दी थी। बताओ सबसे पहले क्या आएगा? डी इनकॉर्पोरेशन। आप दिमाग में स्टेप बना लो, डी इनकॉर्पोरेशन। फिर क्या आएगा? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच हुए ट्रांजेक्शन। और फिर लास्ट में क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन। खत्म, बस इतना सा है। जब भी आपको डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले बताओ 1 अप्रैल 2011 को मैंने क्या किया? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स। अब मैं ऑल असेट तो लिखता नहीं हूँ, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन आपकी बुक पता क्या करती है? टू बैलेंस BD। अब क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसे लिख दो, टू बैलेंस BD अंडरलाइन करके कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर। बेटा अपोजिट साइड क्या आ जाएगा? मैं लाइबिलिटी भेजूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट में बाय ऑल लाइबिलिटीज में, ऑल लाइबिलिटीज में बाय बैलेंस BD। अब वो नहीं दे रखी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको हिंट के तौर पर लिखवा दिया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, एक्सेट्रा। मैंने कहा था लिख लेना, आगे के लिए याद रहे। तो बताओ ये क्या हो गया? डी इनकॉर्पोरेशन हो गया। मैं आगे जाने से पहले बताओ, मुझे एक चीज पता चली, इसमें क्या है? स्टॉक में 20% का मार्जिन इन्वॉल्व है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हेड ऑफिस का इन्वॉल्व है। बेटा मुझे इस अकाउंट से किसका प्रॉफिट चाहिए? ब्रांच का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था। चलो ठीक है, तो बताओ फिर मैंने क्या किया? बेटा स्टॉक रिजर्व, उसका मार्जिन अपोजिट साइड लिया कि कैंसिल कर दिया, वो स्टॉक कॉस्ट पर आ गया, मेरा मामला सेटल हो गया। मैंने ब्रांच से भी छुपा लिया, ईयर एंड में मैंने जो भी करना था एडजस्टमेंट कर लिया। फिर आगे चले हम, फिर हमने बताओ क्या किया? गुड्स भेजे, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच ट्रांजेक्शन हुआ। ये डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट बना कौन रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है। हेड ऑफिस के पास हेड ऑफिस और ब्रांच के डेटा की सारी इंफॉर्मेशन है। 1,32,00,000 का उसने गुड्स भेजा। तो बताओ ब्रांच की, हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री क्या बनी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो लिख दिया उसने गुड्स एंड टू ब्रांच 1,32,00,000। रिटर्न में आया तो उसने अपोजिट साइड लिख दिया, बताओ क्या? बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? रिटर्न। इंडिकेट कर दिया इस बात को कि रिटर्न किया गया है 72 का। तो मैंने क्या किया? वह 13,200 माइनस 72। अल्टीमेटली मैंने क्या लिखा? कितने के गुड्स भेजे गए? 13,128 के गुड्स भेजे गए। प्रॉब्लम क्या है? अगर ये कॉस्ट पर होता तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता, आगे निकल जाता, लेकिन ये प्रॉफिट पर है। तो बताओ इसका मार्जिन बाय, बेटा स्टॉक रिजर्व के नाम से कैंसिल नहीं किया था, मैंने कहा था स्टॉक रिजर्व के नाम से ओपनिंग और क्लोजिंग का ही। स्टॉक रिजर्व, बेटा दो वर्ड है, रिजर्व का मतलब प्रॉफिट, स्टॉक का मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग, ये तो है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा था गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लोडिंग। ये बेटा लोड कैंसिलेशन की एंट्री है जो भी है, तो ये फिर ये कॉस्ट पर आ गया बचा हुआ। मैंने आपको एक बात और समझाई थी, कभी कभी बुक पता क्या करती है? जो गुड्स भेजे उसका मार्जिन यहाँ कैंसिल करती है, जो रिटर्न हुए उसका मार्जिन यहाँ। बेटा ये गलत तरीका है वैसे, लेकिन अगर आपको बुक में दिख जाए तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया हुआ। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर ब्रांच। बताओ ये ट्रांजेक्शन क्या है? ब्रांच के हैं, तो मैं अपने ब्रांच अकाउंट में इनको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ये बेकार की बात। फिर लास्ट में गए तो बताओ हमने क्या खरीदा? एक ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस है, बट प्रॉब्लम क्या है? उसका पेमेंट मैंने कर दिया। बताओ एंट्री क्या बनी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक वॉट एवर, तो आपने लिख दिया और आपने ब्रैकेट में इंडिकेट भी कर दिया पेमेंट फॉर फर्नीचर। आ गया। फिर ये बोल रहा है आउटस्टैंडिंग खर्चा बचा, ब्रांच के यहाँ बचा 10,000, ब्रांच ने रोक लिया, ब्रांच के यहाँ मुझे लेना देना नहीं है। 16% डेप्रिसिएशन ब्रांच ने लगाया, मुझे लेना देना नहीं है। बोलो आगे बात समझ में? इस उधेड़ बुन में हम एक ट्रांजेक्शन फर्स्ट पैरा का भूल ना जाएं,
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंडिकेट कर दिया था। बताओ ब्रांच ने मुझे पैसा भेजा तो एंट्री क्या बनी, मेरी बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बनी होगी। अमाउंट नहीं दे रखा तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, आपको ट्रांजेक्शन तो पता है। तो बताओ आपको ब्रांच अकाउंट में क्या लिखना चाहिए था, बाय बैंक कैश जो भी लिखना है ब्रैकेट में रेमिटेंस आ गया। कितना है नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं, मैं ढूंढ लूंगा अगर नहीं पता तो, लेकिन पैसा तो भेजा है उसने बोला हुआ है। चले आगे। इसके बाद बताओ हम ये सब मैं ऑलरेडी करवा चुका था। इसके बाद बताओ मैं कहाँ आ गया, ईयर एंड में। बताओ ईयर एंड में इस ब्रांच अकाउंट में क्या आएगा बेटा, मैं हेड ऑफिस क्या लूंगा ब्रांच से, सारी असेट्स सारी लाइबिलिटीज। जल्दी से बताओ, मैं सारी असेट लूंगा, ब्रांच मुझे भेजेगा, मैं लूंगा तो बताओ क्या होगा, मेरी बुक्स में क्या होगा, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो यहाँ पर बताओ क्या, बाय बैलेंस सीडी। देखो सारे बच्चे बेटा क्या भेजेगा वो, अरे जो शुरुआत में मैंने उसे भेजा था, जो शुरुआत में, बताओ शुरुआत में मैंने क्या भेजा था, कैश, डेटर्स, स्टॉक और फर्नीचर एंड फिटिंग। सर कोई नई असेट भी तो खरीद सकता है, हाँ खरीद सकता है, फर्नीचर तो इसी में आ जाएगा ना। सर कोई बिल्डिंग खरीद ली, कुछ खरीद लिया, हाँ तो बेटा वो तो कौन बताएगा, क्वेश्चन बता देगा। मैं ईयर एंड में उससे कौन सी असेट्स लूंगा, जो बिगिनिंग में भेजी थी वही तो मांगूंगा। हो सकता है कुछ उसने एडिशन डिलीशन कर दिया तो वो क्वेश्चन बता देगा। ऐसे ही बताओ ईयर एंड में लिख दो, ये इनका डेटा मत लिखो, डेटा मत लिखो, डेटा मत लिखो, ये लिख दो, एंट्री आ गई हमारे पास। बताओ ईयर एंड में मैं क्या लूंगा उससे, सारी लाइबिलिटीज, तो टू बैलेंस सीडी सारी लाइबिलिटीज ले ली। बोलो आ गया समझ में, टू बैलेंस सीडी सारी लाइबिलिटी ले ली जो भी होंगी। क्या मैंने कोई लाइबिलिटी शुरू में दी थी, नहीं शुरू में तो नहीं दी थी। क्या ईयर एंड में कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, हाँ बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बोलो कितने रुपए, 6 रुपीज इन 1000 है, क्लियर है। और पता है एक एक्स्ट्रा काम मुझे क्या करना है, ये स्टॉक है ना यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर आएगा, तो स्टॉक रिजर्व कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन वो एडजस्टमेंट है जो मैं जबरदस्ती करूंगा ईयर एंड में क्योंकि मैंने गड़बड़ करी हुई है। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, एक स्टॉक रिजर्व, ताकि ये वाला मार्जिन मैं यहाँ लाके कैंसिल करूंगा ताकि ये कॉस्ट पर आ जाए। बोलो बात समझ में आ रही है, जो स्टार्टिंग में किया था वही होगा, ये एक्स्ट्रा आ गया। मैंने आपसे कहा था जो असेट्स और जो लाइबिलिटी बिगिनिंग में दिए थे वही वापस लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो क्वेश्चन मेंशन कर देगा। तो असेट के नाम पर तो उसने कुछ मेंशन नहीं किया, लाइबिलिटी के नाम पर कहा कि ब्रांच की बताओ कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है, 6000। तो क्या वो ब्रांच के हैं मेरे हैं, बेटा मेरे ही हैं। अरे ब्रांच की एसेट्स मेरी एसेट्स, ब्रांच की लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी, क्लियर है। और बेटा बताओ मैंने क्या लिया उससे, प्रॉफिट लिया, तो एंट्री क्या बनी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अरे उसने अपना प्रॉफिट भेजा तो पी एंड एल, लेकिन ध्यान रखना ये क्या आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। अरे हो गया इनकॉर्पोरेशन, बेटा 3 चीज इनकॉर्पोरेट करोगे 2 चीज पता लगा लोगे तो तीसरी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। यही क्या बात दिमाग में, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने की टेक्निक, असेट्स और लाइबिलिटीज के बाई प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप आ जाते हैं कैलकुलेशन। ये पूरा क्या बन गया आपके सामने, बेटा वो ओपनिंग का था, ये क्लोजिंग का है, क्लोजिंग स्टॉक लोगे तो उसका भी तो मार्जिन हटाओगे, ठीक है। वो तो ऊपर जो आ रहा जा रहा था उसका था, ये तो अब आएगा ईयर एंड में, कितना आएगा वो पता नहीं। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर सबके दिमाग में, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर, वाई एंटर करो, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। बेटा अब बताओ मेरे सामने पूरा ब्रांच अकाउंट पड़ा है बस, लेकिन इसमें बताओ क्या मिसिंग है, कुछ फिगर मिसिंग है, बोलो आ गया। मुझे क्या पता लगाना है, बेटा मुझे ये तो पता है मैंने जो बिगिनिंग में दिया था वही लूंगा मैं, ये तो मेरे दिमाग में क्लियर है। लेकिन मैंने ब्रांच से कहा भाई तुझे मैंने स्टार्टिंग में कैश दिया था, मैंने तुझे स्टॉक दिया था, तुझे मैंने डेटर्स दिया था, तुझे मैंने फर्नीचर दिया था, लौटा। तो बेटा उसने लौटा दिया, वही बोला मैं आपके सामने ये बुक्स ऑफ अकाउंट रख जाता हूँ, मुझे नहीं पता इनके एक्चुअल बैलेंसेस मेरे पास कितने हैं। मैंने आपसे कहा था कि अब मैं प्रैक्टिकली उठा के लाऊंगा या केवल डबल एंट्री पर काम होगा, बेटा वो ऑन पेपर भेजता है, मैं ऑन पेपर रिसीव करता हूँ, लेकिन
डिपेंडेंट ब्रांच के केस में बताओ क्या नहीं होगा, वो ऑन पेपर भेजेगा ही नहीं, वो तो पेपर ही पटक जाएगा, बोलो इसी में से ढूंढ लो रिसीव कर लो। अब बताओ ईयर एंड में मेरा क्या काम बढ़ गया, बेटा मुझे कुछ मेमोरेंडम वर्किंग कर, मेरे साथ सारे बच्चे लिखो, मेमोरेंडम में कुछ वर्किंग करूँ यहाँ पर। बोलो वर्किंग नोट नंबर 1, बताओ मुझे क्या पता लगाना है, ब्रांच कैश, तो बताओ मैं क्या बनाऊंगा, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। सर अकाउंट क्यों बनाओगे, सर स्टेटमेंट बना लें तो। मैंने आपसे कहा बेटा आप बुक मेमोरेंडम स्टेटमेंट ना बनाकर बताओ क्या करवाती है, अकाउंट। आप स्टेटमेंट भी बना लो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्यों पंगा लेते हो फालतू में। तो बताओ ये क्या हो गया आपका मेमोरेंडम ब्रांच, यानी रफ काम कर रहा हूँ मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में। तब 5 एक लाइन का 5 6 लाइन का मार्जिन छोड़, बताओ मैंने स्टार्टिंग में और क्या दिया है इसे, बोलो डेटर्स दिए, मेमोरेंडम ब्रांच, पहले स्टॉक लिख दो, डेटर से पहले स्टॉक, ये भी 4 5 लाइन, 4 5। फिर बेटा वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। सर स्टॉक लिखना जरूरी बेटा, जैसे मन में आया वैसे बना लो, मैंने तो आपको वैसे ही कह दिया पहले स्टॉक लिख दो, आप पहले डेटर्स भी लिख दो तो कोई सीक्वेंस नहीं, रफ काम कर रहे हो जैसे मन में आया वैसे काम। वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बोलो, मेमोरेंडम ब्रांच फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट। बेटा क्या एग्जाम में आप सबके साथ मेमोरेंडम वर्ड ऐड करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बेटा मेमोरेंडम वर्ड लिखोगे तो आपको नहीं लगता समय खराब होगा, तो ये जो वर्किंग नोट में लिख रहे हो तो बताओ आप क्या लिख दोगे, ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स। बोलो बात समझ में आ गई। मैंने अभी मेमोरेंडम पता क्यों यूज़ किया था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये रफ काम हो रहा है, कहीं आप इन्हें अकाउंट ना समझ बैठो। अगर आप डेटर्स मेथड में इनके साथ मेमोरेंडम वर्ड यूज भी नहीं करते तो अंडरस्टूड होते हैं मेमोरेंडम वर्ड, तो आप ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है, वरना समय खराब होता है। चलो अब है ना 5 मिनट आप लोग सामने देखते रहो, क्योंकि अब मेरे साथ लिखोगे तो फिर कनेक्ट नहीं हो। 5 मिनट देखते रहो और उसके बाद आप लोग नोट करो। चलो मैं आगे, ये बताओ ये जो मैं ये बना रहा हूँ, ये जो काम क्यों कर रहा हूँ ये, बेटा ईयर एंड में मैंने ब्रांच से क्या कहा, भाई तेरा बता कैश कितना है, तेरे पास फर्नीचर कितना बचा है, स्टार्टिंग में तो मैंने तेरे को दे दिया, तेरा बता फर्नीचर कितना है कैश कितना है, तो वो क्या बोल रहा है, भाई साहब ये मेमोरेंडम बुक्स हैं, मुझे पता इसमें कितना बैलेंस बचता है, आप निकाल लो, आपको कंसोलिडेशन कर। तो अब बताओ मैं ईयर एंड में हेड ऑफिस का अकाउंटेंट क्या सोच रहा हूँ कि इनके बैलेंसेस कितने, बोलो आ गया समझ में। अब ध्यान रखना मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं क्या सोच रहा हूँ, और ये सब रफ वर्क है। अब पता है मैं क्या, मेरी सोच देखना अकाउंटेंट की सोच। अच्छा, मेरा ब्रांच के पास स्टार्टिंग में क्या था, मैंने इसे शुरू में कितना दिया, कोई मेरे साथ लिखना मत, नहीं आएगा समझ में। टू बैलेंस बीडी, बताओ मैंने इसे क्या दिया था, 10। ठीक है। अच्छा मैंने इसको स्टार्टिंग में बताओ स्टॉक कितना दिया था, बोलो 1080, बेटा मैंने ऊपर नहीं चल, बोलो आ गया 10। बेटा किस बात का स्टॉक रिजर्व, आप इसका मतलब चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर रहे, आप फिर वही है ना, आप अकाउंटिंग और वो माइनस। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसके डेटा के बिहाफ पर बना रहा हूँ, ब्रांच जो मुझे डेटा पटक कर गया उसके बिहाफ पर। बताओ ब्रांच के डेटा में ये किस पर है, अरे ये तो मेरी प्रॉब्लम है ना, आ गया। वो तो मैं मेरे ब्रांच अकाउंट में गड़बड़ करूंगा, तो मैंने आपको पहले ही इसीलिए तो इतनी लंबी कहानी सुनाई ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ये बेटा ब्रांच के रफ डेटा के ब्याह पर है, ब्रांच मुझे ये डेटा पटक, चले आगे। दूसरा और लास्ट तक आते थे बात क्लियर भी हो जाए। दूसरा अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ब्रांच को मैंने लेटर्स कितने दिए थे, बैलेंस 384, बोलो बात समझ में। नेक्स्ट ब्रांच को मैंने स्टार्टिंग में बैलेंस, मैं क्या कर रहा हूँ बैठा बैठा, बोलो रहा हूँ, मैंने ब्रांच को ये दिया था,
बेटा इतने शून्य जोड़ दूंगा ठीक है, तू है ना डिस्टर्ब मत करे, मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, डंडा साथ में पड़ा ही है। फ्लो बेटा ब्रेक हो जाता है, समझा करो आप। आपको नहीं लग रहा कल भी ये क्वेश्चन चला आज भी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये है कि भाई एक क्वेश्चन में चीजें बाउंड हो जाए तो अगले क्वेश्चन में मेहनत नहीं लगे, बस करनी तो मेहनत पड़ेगी। अब कॉन्सेप्ट, ब्रांच में प्रॉब्लम क्या है ना, कॉन्सेप्ट है, आप लोग सवाल 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 हो गए नहीं सवाल, अगर आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें क्लियर होंगी तो कर पाओगे, अदरवाइज बैठे रहोगे। तो बताओ, मैंने ईयर एंड में मैं हेड ऑफिस का अकाउंटेंट सोच रहा हूँ, अच्छा मैंने ये भेजा, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ भेजा क्या, हाँ मैंने क्या भेजा था, भेजा गुड्स भेजे थे। अब मेरी बात सुनते रहो, अपनी बात ऐड मत करो, आप हाँ में मिलाते रहो, बस थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएंगी सारी चीजें। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा मैंने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स भी भेजे, अच्छा स्टार्टिंग से आ जाते हैं, चलो बताओ, पहले द ब्रांच सेल गुड्स कैश एंड क्रेडिट, मतलब नहीं है, कैश कलेक्शन फ्रॉम द फर्म, इतना इतना मतलब नहीं है, ये बताओ मैंने क्या किया, ऊपर लिखा हुआ है क्या भेजा उसने, कैश भेजा मुझे, तो यहाँ पर बताओ क्या उसने मुझे कैश भेजा, हाँ, बताओ इसका मतलब उसका कैश क्या हुआ होगा, बाय एच ओ, अरे ये ब्रांच का कैश मैनेज कर रहा हूँ मैं, तो उसका कैश कम हुआ होगा, ये वर्किंग मैं कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, उसका कैश कम हुआ होगा, कितना कम हुआ नहीं पता, बोलो आ गया समझ में, उसका कैश कितना कम हुआ नहीं पता। आगे चले ये ड्यूरिंग द ईयर, बताओ मैंने क्या भेजा उसके पास, 1 करोड़ 32 करोड़ 1 करोड़ 32 लाख रुपए के गुड्स भेजे, तो बताओ उसका क्या बढ़ गया होगा, तो कोई अकाउंट नहीं बन रहे जो डबल एंट्री, आप ये सोचोगे इसकी वजह से ये घटा या बढ़ा, तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने ये दिया, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ था उसने मुझे कैश भेजा, तो मैं क्या सोचा हूँ, अच्छा की वजह से उसका कैश कम हो गया होगा, एच ओ, रेमिटेंस, रेमिटेंस, समझ में आ गया। मैंने उसे गुड्स भेजे, ये फर्स्ट बॉक्स तो मैं रिकॉर्ड कर ही चुका, मैंने स्टार्टिंग में ये भेजा ये भेजा ये भेजा, फिर मैं आगे चला, मैंने उसे गुड्स भेजे, तो बताओ क्या हुआ होगा, उसका स्टॉक बढ़ गया होगा, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ध्यान रखना हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं चल रही, मैं उसके डेटा से काम कर रहा हूँ, मैंने कहा था ना जो मैंने उसे भेजा वो मेरे पास भी है और उसके डेटा में भी पड़ा हुआ है, और मैं उसके रफ डेटा से काम कर रहा हूँ, तो बताओ मैंने 13,200, इसका गुड्स बढ़ गया होगा, फिर इसने क्या किया, रिटर्न, अच्छा तो बाय गुड्स, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और बेटा का रिटर्न, रिटर्न ये उसने रिटर्न भी किया 72 का, बोलो ये रिटर्न भी कर, नेक्स्ट आगे चले, अदर ट्रांजेक्शन, क्या अब ये काम किए हैं क्या, हाँ ध्यान रखना, अब मैं ब्रांच के डेटा से ही काम कर रहा हूं, अब तो सारा डेटा काम का है, कैश सेल्स, बताओ ब्रांच ने क्या किया, कैश सेल्स किया, अच्छा मैं बैठा बैठा सोचा उससे क्या हुआ होगा, बेटा कैश तो बढ़ गया होगा और स्टॉक कम हो गया होगा, डबल एंट्री नहीं चल रही, मैंने कहा ये स्टेटमेंट में भी बन सकता है लेकिन वो अकाउंट में बनाता है, तो बताओ स्टॉक कम हो गया होगा, तो बाय, बोलो ब्रांच कैश सेल्स, बोलो समझ में आ गया, अरे मैं यहाँ से भी तो कनेक्शन स्टैब्लिश कर लूँ, वरना फिर मुझे ही दिक्कत आएगी, 9,7,002, बोलो ब्रांच स्टॉक, ये इसकी वजह से 9,7,0,0 घट रहा है बढ़ रहा है वो सोचना है बस आपको। अगला आइटम बोलो, क्रेडिट सेल, क्या हुआ होगा, स्टॉक कम हो गया होगा और डेटर्स बढ़ गया होगा, तो टू ब्रांच स्टॉक, ये आ गया 3,140, बाय डेटर्स, ये भी सेल्स ही है 3,140, अरे समझ में आ रहा है पीछे तक, इजीली चल रही है चीजें, इंटरप्रेट हो रही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच कस्टमर, तो डेटर्स कम हो गया और कैश बढ़ गया, तो डेटर्स बाय ब्रांच कैश, वेरी गुड, बाय ब्रांच कैश,
और ब्रैकेट में चाहो तो कलेक्शन। आप ब्रैकेट में चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, वो आपकी चॉइस है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2842 कैश बढ़ गया, ब्रांच डेटर्स 2842 कैश डिस्काउंट बोलो बेटा, डेटर्स कम हो गए बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट 58। क्या मैं डिस्काउंट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ क्या? अरे मुझे तो डिस्काउंट से मतलब नहीं है, मुझे तो असेट पता लगानी है इसकी। तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग कोई अकाउंट ही नहीं है, तो आपको इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकम एक्सपेंस को वैसे के वैसे रिकॉग्नाइज कर दो आप। बात समझ में आ रही है? कैश डिस्काउंट है या डिस्काउंट है? बेटा डिस्काउंट है वो। अब काफी बच्चे पता है क्या करते हैं, कैश में से भी कम करते हैं। अरे भाई साहब कैश अपने आप कम हो गया, कैश यानी इसका मतलब 58 का क्या नहीं होगा, कलेक्शन नहीं होगा इन फ्यूचर का भी, लाइफ में कलेक्शन नहीं होगा, तो कैश तो अपने आप कम हो गया। वो बेटा डिस्काउंट ना लिखकर उसने पता है कैश डिस्काउंट इंटेंशनली लिखा है। बच्चे दो जगह पर पोस्ट कर देते हैं इसे, वो डेटर्स भी कम हो गया और कैश भी कम हो गया। अरे भाई साहब डेटर कम हो गया तो कैश तो अपने आप ही कम हो गया, क्योंकि फ्यूचर में ये पैसा आप कलेक्ट ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कैश डिस्काउंट का कोई सेंस नहीं है। रिटर्न बाय कस्टमर 102, वेरी गुड। डेटर्स कम हो गया और स्टॉक बढ़ गया, भाई गुड्स लौट कर आ गए, तो बाय ब्रांच स्टॉक और ये रिटर्न 102 और ये स्टॉक बढ़ा दो टू ब्रांच डेटर्स 102। अगला आइटम बैड डेब्ट्स, बोलो डेटर्स बाय बैड डेब्ट्स। मैंने कहा ना लॉसेज इनकम एक्सपेंस डायरेक्टली, क्योंकि इनका मुझे अकाउंट इनसे कंसर्न है ही नहीं, मैं तो इनके बैलेंसेस पता लगाना चाहता हूँ, इनके बैलेंसेस क्या है। तो ये आ गया आपका 37 एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच। कैश कम हो गया तो बताओ बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, इनके मुझे कोई अकाउंट थोड़ी खोलने हैं, बाय ब्रांच 84 ऑन 1 जनवरी 2012 द ब्रांच परचेज न्यू। लो बेटा यहां पर ब्रांच टू बैंक HO 100। सर ये क्या लिख दिया? बेटा ध्यान रखना कौन से अकाउंट है, मेमोरेंडम अकाउंट। किस लिए बना रहे हैं? मेमोरी के लिए। अगर ये किसने खरीदा होता, ब्रांच ने खरीदा होता अपने पैसे से, तो पता मैं क्या करता, ब्रांच का फर्नीचर बढ़ गया और ब्रांच का कैश कम हो गया। लेकिन पता है यहां पर ब्रांच कैश मैंने नहीं लिखकर क्या लिखा है, टू बैंक। पता है मैं इस बात से इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि फर्नीचर तो बड़ा है लेकिन ब्रांच का कैश कम नहीं हुआ। किसका कैश कम हुआ है? मेरा कैश कम हुआ है। आ गया समझ में? ये इंडिकेटर्स हैं, ये बेटा मेमोरेंडम वर्क है। कहीं आप इसमें डबल एंट्री मत ढूंढना, मैं तो पहले बता रहा हूँ क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसकी वजह से 100 रुपए से मेरा बैंक बैलेंस या मेरा कैश बैलेंस घट रहा है। और आप चाहो तो मेरी कैश बुक को चेक कर सकते हो जाके, क्योंकि पेमेंट मैंने किया है इसका, इसके कैश पर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया। अगला पॉइंट, उसके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये तो लाइबिलिटी है, ये तो मैंने डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर डाली। ये बोल रहा है 10,000 कैश रोकना है, तो बेटा यहाँ पर एक दो लाइन मार्जिन छोड़कर बताओ मैं क्या, बाय बैलेंस CD 10,000। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन, तो बाय डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन ध्यान रखना 500 पर तो पूरे साल का 80 और 100 पर 3 महीने का, 3 महीने का। जनवरी में तो आया है तो 16 रुपये 4 रुपये 84 रुपीज़, पूरे साल का डेप्रीशिएशन 84 लगा और कहानी खत्म। मुझे ये बताओ, क्या मुझे ब्रांच से मैं पूछ रहा था भाई जो मैंने तेरे को असेट्स दी थी उनके बैलेंस बता, बताओ वो मुझे क्या पटक कर चला गया, मेमोरेंडम बुक्स। तो मैंने क्या लगाया, एक एक के बारे में सोचा, इस ट्रांजैक्शन से कैश घटा या बढ़ा, डेटर्स घटे या बढ़े, स्टॉक घटा या बढ़ा। समझ में आ गया? फर्नीचर घटा या बढ़ा, मैंने पता लगा लिया। अब बताओ मैं क्या पता लगा लूँ, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस। एक एक अकाउंट को बंद करता हूँ, पहले इस अकाउंट को बंद करो, इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, अरे तो फिर इसका क्या होगा? अरे समझ में आया बेटा? इसमें एक, भाई जरूरी थोड़ी क्लोजिंग बैलेंस ही पता लगाओ। बताओ इसमें एक चीज छुपा दी तो एक बता दी,
तो बताओ रेमिटेंस कितना आ गया? 11700। ये बच्चों क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। इसके साथ, अरे ड्यूरिंग द ईयर जो भेजा, प्रॉफिट के साथ थोड़ी भेजा, उसमें लिखा है ना फर्स्ट पैरा में, 10,000 रुपये रोकने के बाद, खर्चा करने के बाद भेज दिया, इतना भेजा था उसने ड्यूरिंग द पीरियड। बेटा इसका बैलेंस बाय बैलेंस सी डी 141470, ये बैलेंस आ गया। इसका बैलेंस बाय बैलेंस सी डी डेटर्स का 485, ये आ गया। और इसका बैलेंस बाय बैलेंस सी डी 51। तो बताओ मुझे क्या पता चल गए? सबके बैलेंसेस पता चल गए। अरे कुछ आया समझ में? तो मैंने आपसे कहा था मैं ब्रांच का प्रॉफिट निकालता हूँ, असेट्स और लायबिलिटी बाई प्रोडक्ट है वो अपने आप पता चल जाती है, तो हमें उन पर कॉन्सेंट्रेट करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब तक इनकॉर्पोरेशन डी इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, बताओ क्या निकल कर नहीं आएगा? प्रॉफिट निकल कर नहीं आएगा। क्या ये पूरी कहानी समझ में आए? तो इसमें मुझे बताओ क्या देखना है, इसकी वजह से क्या घटा क्या बढ़ा। और इसमें मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा डेटा फॉलो किया। अच्छा, जब मैं ब्रांच अकाउंट बना रहा था तो केवल क्या देख रहा था? हेड ऑफिस और ब्रांच के ट्रांजेक्शन। लेकिन जब वर्किंग कर रहा था, रफ वर्किंग, तो सारा का सारा कवर कर रहा था, क्योंकि ध्यान रखना वो सारा का सारा कहां पर था? ब्रांच के मेमोरेंडम डेटा में था। उसमें ब्रांच और हेड ऑफिस के भी ट्रांजेक्शन थे और अदर्स के साथ हुए भी ट्रांजेक्शन। क्लियर है? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, क्या ये पूरे रफ वर्क समझ में? और रटने नहीं है, मैंने तो आपको इसीलिए रोक कर रखा था, ये रटना नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जल्दी से नोट करो बेटा एक बार फटाफट। कायदे से तो मुझे ये नोट कराना नहीं चाहिए था। क्योंकि नोट करने का कोई सेंस नहीं। आप लोग घर जाके, आज क्या है पता है? ये आपका होमवर्क। मैं हालांकि कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगा, लेकिन अगर आप ये नहीं करके आओगे तो कुछ लेना देना है नहीं। तो प्लीज आप अपनी मेहनत करते रहना। पूरा क्वेश्चन दो दो बार चार चार बार एक्सप्लेन किया हुआ ही होमवर्क दे रहा हूँ मैं।
घर पे भी ऐसे रहता है क्या देर से? बात ही नहीं करते? तू ही तो बोल रहा है। यार कमाल कर रहा है, खुद ही बोल रहा है फिर बोल रहा है ऐसा थोड़ी होता है। वहां की बड़ा सिया निकालता है तो इसका मतलब। और मैं यहाँ भी नहीं बोलने दूँ तो रोड पे चिल्लाएगा जाके। क्या हो गया अचानक? क्लियर कर दे, पता चला करके खुद ही आ जाए। अरे भाई जल्दी जल्दी लिखो। क्या? अरे यार ये नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग लगा लो अपना समय। मैं जाऊंगा ही नहीं। लगाओ। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन नोट करो, इतनी देर हो गई तो। हाँ वो बोल रहा है ना घड़ी देख के नोट कर रहे हैं हम तो। बेटा जल्दी लिख लो, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कराए बिना जाने वाला नहीं हूँ। जो मुझे बोलना है, मैं जो सोच कर आया हूँ वो बोल कर जाऊंगा। ध्यान रखना। हाँ, जो रात को पढ़कर आया हूँ वो तो बोल के जाओ। लिख लिया? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो सबका हो गया? चलो। अब बेटा यहाँ पर देखो, जितना मैं पढ़कर आया उतना तो पढ़ा जाऊँ, तो ठीक है ना? ताकि फिर मुझे आगे से पढ़ूं, पता चला फिर यही रिवाइज करके आना पड़ेगा यार। दिमाग खराब हो जाता है फिर। रिवाइज नहीं होता मेरे से। नेक्स्ट। हाँ फिर आधा अधूरा कैसे रिवाइज करूँगा? तो अभी 9 मिनट है। अच्छा, अब जब खुद टाइम पास कर रहे थे जब कुछ नहीं, अब जब मैं टाइम पास करने लगा था सर कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे एक तो बैठ, तुम नालायक हो, मैं तो होशियार हूँ। तुम टाइम पास करते, अब मैं कर रहा हूँ लो। जाऊंगा तो बोल कर ही पूरी बात करो। तुम कितना टाइम पास करते हो? बेटा 7 मिनट टेंशन मत लो, मैंने कहा ना। आगे से टाइम पास कैसे करते तुम्हें पता तो चले। बता दूं क्या? अब हाँ चलो, बोलो बोलो, खाटू नरेश की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो, अब मेरी बात सुनो बेटा। ये बताओ, हम लोगों ने वर्किंग की, हमने बेसिकली हम लोग ब्रांच अकाउंट बना रहे थे, तो ब्रांच अकाउंट में आ गए ईयर एंड में। यहाँ पर बाय बैलेंस कैश। क्या मुझे कैश पहले से ही नहीं पता? तो फिर बेटा मैंने ब्रांच कैश क्यों बनाया? क्योंकि मेरा एक फिगर मिसिंग था, 11,700। लिख दो वहां पर। अब वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो फिल कर रहे हैं। 11,700। बेटा फिर उसके बाद बताओ मैंने क्या बनाया यहाँ पर? डेटर्स, ब्रांच डेटर्स कितना आया?
485, ये मैंने वहां से निकाल लिया क्योंकि ईयर एंड में बताओ मैंने क्या किया था, इनकॉर्पोरेशन मैंने एंट्री की थी, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। बेटा ये मैंने ईयर एंड में इनकॉर्पोरेशन किया था, लेकिन ये फिगर ब्रांच ने नहीं बताया, मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद बताओ क्या था, स्टॉक, तो 1470। काफी बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर आपने ब्रांच स्टॉक बताओ किस पर, इनवॉइस प्राइस पर क्यों सर, अरे ये किसके डेटा से बन रहा था। ये आपको नहीं लगता कि बेवकूफी हो जाएगी अगर मैं एक एक आइटम से मार्जिन हटाऊंगा। अरे मुझे चाहिए क्या, क्लोजिंग स्टॉक, अरे मुझे चाहिए क्या, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया 1470 किस प्राइस पर आया, इनवॉइस प्राइस पर। अरे इस सब में दिमाग लगाने से तो बढ़िया है इसी में दिमाग लगा तो लास्ट में, समझ में आ गई बात। क्योंकि मैं ब्रांच के डेटा से बना रहा हूं तो ब्रांच ने जो डेटा दिया है वो बेटा इनवॉइस प्राइस पर ही दिया है, तो सब में दिमाग ना लगाकर ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब बताओ मैं क्या कर दूंगा इसका, अब कर दूंगा ना कैंसिल, ये लो टू बैलेंस, आप लोग आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सपेंस ऑलरेडी लिख चुके, तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व हो जाएगा 147 120 इंटू 20 245। ये अब बेटा इससे ये किस पर आ गया, कॉस्ट पर आ गया, पर आ गया। नेक्स्ट बताओ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 500 500 बोला, ये आ गया। तो बताओ मैंने क्या सारी असेट्स का इनकॉर्पोरेशन कर लिया, सारी लाइबिलिटी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, खत्म। अब बताओ ये पी एंड एल किस में आ गया, निकाल दो, ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया। बोलो कितना आ गया, 1096। बेटा ये है ब्रांच का प्रॉफिट, ये है ब्रांच का प्रॉफिट 1096। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये बताओ ये असेट्स और ये लायबिलिटी बताओ मैं क्या कर दूंगा नेक्स्ट ईयर। अरे डी इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो बताओ ये एसेट्स कहाँ आ जाएंगी, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, और ये लाइबिलिटी कहाँ चली जाएंगी, बाय बैलेंस बीडी, ये डी इनकॉर्पोरेट कर दोगे। और ये स्टॉक रिजर्व भी तो चला जाएगा अपोजिट साइड में, ये पूरा का पूरा उठकर डी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, प्रॉफिट में रिटेन कर लूंगा। फिर अगले साल बताओ फिर क्या होंगे, फिर ट्रांजेक्शन्स होंगे, मैं गुड्स भेजूंगा, गुड्स लौट कर आएंगे, कैश भेजूंगा, कुछ खर्चे करूंगा, समझ में आ रहा है। और फिर ईयर एंड में बताओ क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन के लिए मैं ब्रांच का डेटा लेकर बैठ जाऊंगा, फिर पता लगा लूंगा उसकी एसेट्स और लायबिलिटी आज की तारीख में क्या है जो ब्रांच नहीं बता पा रहा, मैं पता लगा लूंगा, और प्रॉफिट को बैलेंसिंग, ये प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यू। मुझे लगता है अब पूरी क्लियरिटी आ गई बेटा, अगर पूरी क्लियरिटी आ गई बेटा, पहले ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो बेटा पूरी क्लियरिटी आ गई, जल्दी से वाई एंटर करो बेटा। अगर पूरी क्लियरिटी आ गई, ये होमवर्क है आपका, आप आज इस क्वेश्चन को रिटर्न में करोगे अगर आपको ढंग से कमांड करनी है तो, और कोई दिक्कत आएगी तो कल पूछोगे। तो मैं एक बात पूछता हूँ, क्या ये जो प्रॉफिट आया आप लोग सोच समझ के आंसर देना, 1096 क्या ये सही प्रॉफिट है? क्या आपको नहीं लगता इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं बेटा, इसमें बेड डेप्ट चार्ज नहीं हुआ, ब्रांच के एक्सपेंसेस कैसे चार्ज हो गए? अरे आ गया समझ में बेटा, ध्यान रखना ये करेक्ट प्रॉफिट है। अब काफ़ी बच्चे मुझसे बाद में, मैंने कहा ना जो बच्चे एड ऑन कर देता हूँ बात, जो मुझसे बच्चे वो बोलते हैं सर बेड डेप्ट तो चार्ज ही नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन। अरे बेटा अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता तो असेट का बैलेंस ज़्यादा नहीं आता क्या? बेड डेप्ट चार्ज नहीं होता, डेटर्स का बैलेंस ज़्यादा नहीं आता, और अगर वो बैलेंस ज़्यादा आते तो आप इनकॉर्पोरेशन असेट हायर वैल्यू पर करते, अगर असेट हायर वैल्यू पर इनकॉर्पोरेट होता तो वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो ज़्यादा आता। तो इसका मतलब सारे के सारे एक्सपेंस बेड डेप्ट सब कुछ चार्ज हो चुके हैं। अरे आ गई कहानी समझ, किसी के दिमाग में ये नहीं हो रहा। बाकी जो मुझसे पूछा गया था बच्चों ने मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर भी मैंने होमवर्क दिया है, कोई भी डाउट आएगा तो कल बात करेंगे, उसके बाद आगे के बच्चों का करेंगे। हरे कृष्णा बच्चों, आज के लिए इतना।